नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हॉर्न ओके प्लीज में आज बात होगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल किडनी रैकेट का किया पर्दाफाश। एक महिला डॉक्टर समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। सियासी ढाबे में अपने रूस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं, बातचीत के रास्ते ही शांति मुमकिन। आतंकवाद का भी उठाया मुद्दा। तो सोशल अड्डा में करेंगे बारिश की बात। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में भारी बारिश से मचा है हाहाकार। दर्जनों गांवों में भरा बारिश का पानी। साथ ही प्रगति मार्ग में आपको दिखाएंगे जमशेदपुर के स्कूबा डाइवर बारी को। ये अब तक 450 से ज्यादा लोगों की बचा चुके हैं जिंदगी। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा पुल के ऊपर नदी की भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिनों का रूस दौरा दुनिया भर में चर्चा का विषय रहा। इस दौरान पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक साथ चाय पर चर्चा की। साथ ही पुतिन ने पीएम को इलेक्ट्रिक कार में भी घुमाया। इतना ही नहीं, रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को घोड़ों का अस्तबल भी दिखाया। वहीं पुतिन ने भारत की प्रगति में पीएम के योगदान की खुलकर तारीफ की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वहां रूसी कलाकारों से मुलाकात की, जिन्होंने हिंदी में कार्यक्रम पेश किए। रूस के बाद अब पीएम मोदी मिशन ऑस्ट्रिया पर हैं। भारत वो देश है जो रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट फाइल कर रहा है, रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावितों को राहत कैंप में खाना बांटा। राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जोशीमठ के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा खिसक गया। इससे काफी श्रद्धालु दोनों ओर यात्री मार्ग में फंस गए। फिलहाल इस रास्ते को सुधारने का काम जारी है। मध्य प्रदेश के सीहोर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। ऐसे में वहां गली में एक स्कूटी बहने लगी। हालांकि कुछ लोगों ने उसे किसी तरह पकड़ लिया। वहीं बारिश से सिविल अस्पताल में भी बारिश का पानी घुस गया। वहां हालात ऐसे बन गए हैं कि नदी का पानी पुल के ऊपर आ गया। बिहार के नवगछिया में एक मकान कोसी नदी में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया। बताया गया कि ऐसे ही आधा दर्जन से ज्यादा मकान कोसी नदी में समा चुके हैं। फिलहाल इस कटाव की वजह से कई लोग अपने घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। WWE रेसलर रहे खली यानी दिलीप सिंह राणा का सड़क पर कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में दिख रहा है कि वो सड़क पर वर्कआउट कर रहे हैं। खली इन दिनों हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में अपने गांव पहुंचे हुए हैं। ऐसे में खुद खली ने वहां का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। साथ ही युवाओं को फिट रहने का संदेश दिया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर किडनी गैंग के पर्दाफाश से जुड़ी है। दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया है जिसकी पूरी प्लानिंग बांग्लादेश में होती थी और ट्रांसप्लांट दिल्ली में होता था। पुलिस ने इस गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 4 बांग्लादेश के हैं और 3 भारत के। ये सिंडिकेट बांग्लादेश से डोनर और रिसीवर भारत लेकर आते थे और यहीं पर किडनी ट्रांसप्लांट को अंजाम देते थे। गुप्त सूचना के आधार पर कई दिनों के पड़ताल के बाद पुलिस अवैध किडनी के धंधेबाजों को पकड़ पाई है। इसमें दिल्ली के नामी अस्पताल की एक महिला डॉक्टर भी शामिल है, जो ऑपरेशन से लेकर सभी वारदातों में शामिल रहती थी। ऐसे में इस तरह के गिरोह से खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के गिरफ्त में दिख रहे ये शातिर अवैध रूप से किडनी के ट्रांसप्लांट के धंधे में शामिल थे।
दिल्ली पुलिस ने राजस्थान पुलिस की गुप्त सूचना के बाद इस गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस वारदात यानी किडनी के लेन देन की पूरी स्क्रिप्ट बांग्लादेश में लिखी जाती थी और अंजाम यानी ऑपरेशन दिल्ली में किया जाता था। इस खेल में शामिल रिसीवर और डोनर दोनों बांग्लादेशी होते थे, इसलिए किसी को शक भी नहीं होता था कि रिसीवर और डोनर एक दूसरे को जानते तक नहीं। इसी तरह से बड़े आराम से किडनी का रैकेट काम कर रहा था। इस सिंडिकेट में एक महिला डॉक्टर भी शामिल थी, जो ऑपरेशन से लेकर हर काम में गिरोह की मदद करती थी। वो पूरा ही इसमें एक तरह से संलिप्त थी, क्योंकि वो उनसे डायरेक्ट टच में रहती थी, जो कि ये एजेंट्स थे का काम करते थे जैसे लाने का, और आगे उसमें पूरा किडनी का ट्रांसप्लांट होना और पूरा वो सारा मतलब उन्हें पता था कि ये रिलेटिव नहीं है। जी बिल्कुल। दिल्ली पुलिस ने किडनी रैकेट मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें महिला डॉक्टर विजया कुमारी के अलावा गिरोह का सरगना रसेल भी शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों में 4 आरोपी बांग्लादेशी हैं, जबकि 3 भारतीय हैं। बांग्लादेशी नेशनल्स की किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे थे, जिसमें कि पेशेंट भी बांग्लादेशी नेशनल था, डोनर भी बांग्लादेशी नेशनल थे। इसमें उनका जो मास्टरमाइंड था रसेल, उसको गिरफ्तार किया गया है। टोटल अभी तक 7 गिरफ्तारी हुई हैं, जिसमें कि बांग्लादेश के 3 थे, एक उनका ट्रांसलेटर था और एक डॉक्टर और डॉक्टर का स्टाफ। ये पूरा खेल 2019 से चल रहा था। किडनी लेने और देने वाले दोनों बांग्लादेशी होते थे, इसलिए किसी को शक भी नहीं होता था कि रिसीवर और डोनर एक दूसरे से अनजान हैं। ये गिरोह डोनर को एक किडनी के बदले 4 से 5 लाख रुपए देता था, जबकि रिसीवर से ये लोग 20 से 25 लाख रुपए वसूलते थे। खबर के मुताबिक गिरोह में शामिल डॉक्टर विजया कुमारी हर सर्जरी के लिए 2 लाख रुपए लेती थी। डोनर और रिसीवर को दिल्ली के जसोला में एक फ्लैट में रखा जाता था। इस सिंडिकेट में दलाल भी शामिल रहते थे, जो रिसीवर और डोनर ढूंढने का काम करते थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये पूरा रैकेट बांग्लादेश से चलता था। किडनी की बीमारी से पीड़ित बांग्लादेशी लोग डायलिसिस सेंटर जाते थे, वहीं पर ये गिरोह नजर रखता था और ये पता करता था कि मरीज को किडनी की जरूरत तो नहीं है, अगर है तो उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। अगर कोई मरीज 25 से 30 लाख देने को तैयार हो जाता था, तो एक इंडियन मेडिकल एजेंसी के जरिए उसे इलाज के लिए भारत भेज दिया जाता था। उसके बाद ये गिरोह किसी गरीब बांग्लादेशी को पकड़ते थे और उसे किडनी देने के बदले पैसों का लालच देते थे। डोनर को हिंदुस्तान लाया जाता था और उसे मरीज का रिश्तेदार दिखाने के लिए नकली दस्तावेज बनाए जाते थे और फिर ऑपरेशन को बड़े ही आराम से अंजाम तक पहुंचा दिया जाता था। दिल्ली के एक बड़े अस्पताल की महिला डॉक्टर विजया कुमारी नोएडा के एक अस्पताल में इस गिरोह से जुड़े हुए 15 से 16 ट्रांसप्लांट को अंजाम दे चुकी हैं। रैकेट का खुलासा होने के बाद अस्पताल ने डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया है। अस्पताल का कहना है कि हम पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। ऐसे में सवाल है कि मानव अंग ट्रांसप्लांट को लेकर कानून क्या कहता है। चलिए आपको बताते हैं। मानव अंग ट्रांसप्लांट का कानून मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 को संसद में पास करके मानव अंगों के ट्रांसप्लांट की अनुमति दी गई थी। इस कानून का मुख्य उद्देश्य चिकित्सीय सेवा के लिए मानव अंगों को हटाने, भंडारण और प्रत्यारोपण की एक प्रणाली होने की सशर्त अनुमति दी गई थी। साथ ही कानून में साफ तौर पर मानव अंगों में पैसों के लेन देन की रोकथाम के लिए अधिनियम में प्रावधान किया गया था। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम को आंध्र और जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों की सरकार ने लागू कर दिया। अंग प्रत्यारोपण के मामले में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 में ब्रेन स्टेम मृत्यु को कानूनी मृत्यु के रूप में मान्यता दी गई। प्राकृतिक मृत्यु के बाद केवल कुछ अंग ही दान किए जा सकते हैं, जैसे कॉर्निया, हड्डी, त्वचा और ब्लड वेसल्स, जबकि ब्रेन डेड होने के बाद लगभग 37 अलग अलग अंग को दान किया जा सकता है, जिनमें किडनी, हार्ट, लीवर और फेफड़े शामिल हैं। ऐसे में रॉकेट से बचाव और सावधानी जरूरी है, क्योंकि इस गिरोह के चक्कर में फंसने के बाद पैसों का नुकसान तो हो ही सकता है, जान पर भी बन सकती है। लिहाजा ऐसे सिंडिकेट से खुद सतर्क रहें और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। हाथरस भगदड़ केस में बड़ा एक्शन। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
यूपी के पीलीभीत में बाढ़ के बीच वायुसेना, एनडीआरएफ और एसएसबी समेत दूसरी एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया। उसके जवानों ने कई लोगों को बाढ़ के बीच से रेस्क्यू किया। पीलीभीत में शारदा नदी के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहां की पूरनपुर और कलीनगर तहसील के 3 दर्जन से ज्यादा गाँव में शारदा नदी का पानी भर गया है। ऐसे में लोग अपने घरों की छत पर फंस गए थे। इन्हीं लोगों को निकालने के लिए वहां राहत और बचाव अभियान चलाया गया। यूपी सरकार ने हाथरस भगदड़ केस में बड़ा एक्शन लिया। सरकार ने एसडीएम और सीओ समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इससे पहले एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर सवाल उठाए थे। वाराणसी के ज्ञानवापी में वजू खाने के एएसआई सर्वे की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने को कहा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। यूपी के रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर बुलडोजर चल गया। दावा है कि इस पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था, लिहाजा प्रशासन ने इसे खाली करवाने के लिए यह अभियान चलाया। पुणे की प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का तबादला पुणे से वाशिम कर दिया गया। अब वो वाशिम की असिस्टेंट कलेक्टर होंगी। उन पर आरोप था कि वो वीआईपी नंबर प्लेट वाली ऑडी कार पर लाल और नीली बत्ती लगाकर घूमती थी। इतना ही नहीं, दावा है कि जिला कलेक्टर को व्हाट्सएप संदेश भेजकर उन्होंने अलग बैठने की व्यवस्था, कार, आवास और कांस्टेबल की मांग की थी। हरियाणा में कुछ खाप पंचायतें लिविंग रिलेशनशिप के खिलाफ लामबंद हो गयीं। उन्होंने इस पर बैन लगाने की वकालत की। साथ ही सरकार से भी मांग की गई कि हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव हो। खाप पंचायतों का दावा है कि इससे समाज का ताना बाना बिगड़ रहा है। ऐसे में इस रिश्ते के खिलाफ पूरे राज्य में अभियान छेड़ा जाएगा। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने एक बिल्डर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में शिकायत की, जिसके बाद अदालत ने बिल्डर की रियल एस्टेट कंपनी को नोटिस जारी किया। युवराज ने फ्लैट की डिलीवरी में देरी और फ्लैट की क्वालिटी के साथ समझौता करने के आरोप लगाए। बताया गया कि युवराज ने साल 2021 में दिल्ली के हौज खास में एक फ्लैट बुक किया था। उस वक्त फ्लैट की कीमत करीब 14 करोड़ रुपए बताई गई थी। फिर उन्हें नवम्बर 2023 में ये फ्लैट मिला, लेकिन युवे के मुताबिक फ्लैट की फिटिंग, फर्निशिंग, लाइट और फिनिशिंग की क्वालिटी घटिया कर दी गई। ऐसे में अब उन्होंने इसका हर्जाना देने और इस मामले को निपटाने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की गुहार लगाई है। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे टर्म में पहली बार द्विपक्षीय मुलाकातों के लिए 2 देशों के दौरे पर हैं। इनमें 2 दिन उन्होंने रूस में बिताया और अब ऑस्ट्रिया की बारी है। लेकिन इसके पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में अपने आवास पर प्राइवेट डिनर दिया और आज इंडियन डायस्पोरा ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। वहीं मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। उसमें आतंकवाद का मुद्दा भारत ने उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद हर देश के लिए खतरा बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन युद्ध के मसले पर भारत ने खुलकर विश्व मंच के सामने अपनी बात रखी। भारत ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि यूक्रेन मुद्दे पर दोनों देशों ने एक दूसरे के विचार जानने समझने की कोशिश की है। ग्लोबल साउथ शांति की अपेक्षा करता है और किसी भी विवाद का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि बातचीत के जरिए हो सकता है। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिन देखते ही देखते बीत गए। हवाई अड्डे से शुरू हुआ जश्न का सिलसिला थमा ही नहीं। कभी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में गरबे के रंग बिखर रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, तो कभी भारतीय नृत्य संगीत के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे और कभी राष्ट्रपति पुतिन गले लगाकर अपने मित्र मोदी का स्वागत करते दिखे, तो कभी खुद से ड्राइव करके कार पर प्रधानमंत्री मोदी को सैर कराते। रूस दौरे पर मॉस्को 2 दिन के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने भारत रूस दोस्ती का मतलब एक दूसरे के सुख दुख का साथी और भरोसेमंद दोस्त बताया। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के
सुख दुख का साथी, भारत का भरोसेमंद दोस्त। हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस और पुतिन के साथ भारत और मोदी की दोस्ती का मतलब सिर्फ कूटनीतिक रिश्ता ही नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के सद्भाव का संदेश लेकर मॉस्को पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत सत्कार के हर पल में नजर आई। मित्र के घर आना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर होता है और मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया और आज की शाम हम साथ में गप्पे मारे, इसलिए आपने तय किया। इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर में बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का एक प्रकार से मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत, और ये चुनाव में करीब करीब 65 करोड़ लोगों ने मतदान किया और भारत में करीब 60 साल के बाद एक सरकार फिर से चुन करके आई और तीसरी बार आई। जब हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उस समय उनको तीसरी बार चुन करके आने का अवसर मिला था। 60 साल में किसी को नहीं मिला। मुझे इस बार देश की जनता ने फिर से एक बार सेवा करने का मौका दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का रूस दौरा कितना अहम है, ये इसी से जाहिर होता है। दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति पुतिन ने अपने आवास पर प्राइवेट डिनर दिया और दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत हुई। वहीं दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से वार्ता के दौरान आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद हर देश के लिए खतरा बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद की निंदा करते हुए कहा कि 50 साल से भारत इसे झेल रहा है। युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तो बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। दशकों पुरानी ये दोस्ती न सिर्फ रक्षा और कारोबार की दिशा में कारगर साबित हुई है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक रिश्ते भी मजबूत होते गए और इस रिश्ते की बुनियाद में है एक दूसरे के हित की चिंता, रक्षा और सहयोग की सनातन भारतीय भावना, जिसकी कद्र अब पूरी दुनिया करने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को शांति का संदेश देते हुए कहा कि युद्ध के मैदान में समाधान नहीं खोजा जा सकता, लिहाजा शांति के लिए वार्ता बहुत जरूरी है। हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। रूस और भारत की इस बढ़ती दोस्ती को लेकर जाहिर तौर पर पश्चिम के देश बहुत सहज नहीं है, लेकिन 21वीं सदी के हिंदुस्तान की नीति, नीयत और नियति को लेकर दुनिया को साफ संदेश पहुंच चुका है। लिहाजा आज का भारत दोस्त सबका है। द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम 25 साल से चल रहा है। 22 बार हम मिल चुके हैं, लेकिन शायद ये मीटिंग ऐसी है कि
कि पूरे विश्व का ध्यान मेरी इस यात्रा पर केंद्रित हुआ है और पूरी विश्व इस यात्रा के भांति भांति के मीनिंग निकाल रहा है। दरअसल आज का हिंदुस्तान भी विश्व की तमाम समस्याओं के समाधान का संदेश देने की शक्ति रखता है। G20 जैसे मंच पर भारत ने ये साबित भी किया है। यही वजह है कि आज बहुध्रुवीय होते जा रहे विश्व में एक बड़ा ध्रुव बनकर भारत तैयार हो रहा है और उसकी अनदेखी ना तो अमेरिका कर सकता है, ना यूरोप और ना ही रूस। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और उसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 391 अंकों उछला, ये 80,352 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 113 अंकों पर 24,433 पर पहुंच गया। बैंक, ऑटो, मेटल और हेल्थ केयर समेत कई सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। सोने की कीमतों में गिरावट आई। मंगलवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 100 रुपए फिसला। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 73,310 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। चांदी के दाम 180 रुपए बढ़े। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 94,450 रुपए हो गई। टाटा मोटर्स की नई एसयूवी टाटा कर्व जल्दी ही भारतीय बाजार में दस्तक देगी। कंपनी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर इसका टीजर जारी किया है, जिसमें कार की झलक दिखाई गई है। टाटा की ये नई एसयूवी ईवी और आईसी दोनों वेरिएंट में लॉन्च होगी। हालांकि कंपनी अपनी इस नई एसयूवी का पहले ईवी वेरिएंट लॉन्च करेगी। कई आधुनिक सुविधाओं से लैस इस कार की शुरुआती कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। देश के बड़े कारोबारी आनंद महिंद्रा का एक मोटिवेशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने एक ऑफ रोडर जीप का वीडियो शेयर किया है, जो मुश्किल भरे रास्तों पर भी रुकती नहीं है। इस वीडियो को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा है, आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, फर्क नहीं पड़ता रास्ता कितना भी मुश्किल हो। अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। टाटा की ईवी कार पर 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। देश की बड़ी कार मेकिंग कंपनी टाटा मोटर्स नेक्सन पर करीब 1 लाख रुपए, टाटा पंच ईवी पर 10 से 30,000 रुपए और टाटा टियागो ईवी पर 10 से 50,000 रुपए तक के डिस्काउंट दे रही है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिनका जुनून है लोगों की जिंदगियां बचाना। झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले मजरुल बारी कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं। वो ऐसे लोगों के लिए देवदूत बनकर आते हैं जो बाढ़ में घिरे हों या फिर नदियों गुफाओं में फंसे हों। मजरुल अब तक ऐसे 450 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बचा चुके हैं। ये मजहरुल बारी हैं। झारखंड के जमशेदपुर में रहते हैं। यहाँ टाटा स्टील कंपनी के सुरक्षा विभाग में सब इंस्पेक्टर हैं। लेकिन इनकी पहचान इतनी भर नहीं है। इनकी पहचान इनका जुनून है। जुनून औरों की जिंदगी बचाने का। कोई बाढ़ के पानी में घिरा हो, उफनती नदियों में डूब रहा हो या फिर गुफाओं में फंस गया हो, बस खबर मिलनी चाहिए, हाजिर हो जाते हैं बिना एक पल गंवाए। साल 2008 में जमशेदपुर में 3 लड़कों के डूबने की घटना से इतने आहत हुए कि लोगों की जिंदगियां बचाना मिशन बन गया। तैराकी पहले से आती थी, लेकिन विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए 2 साल तक स्कूबा डाइविंग की कड़ी ट्रेनिंग ली। फिट रहने के लिए दौड़ लगाते हैं और पहाड़ों पर ट्रैकिंग भी करते हैं, इस सोच के साथ कि आपदा कैसी भी हो, जिंदगियां सुरक्षित रहनी चाहिए। मजहरुल अब तक कई रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं और करीब 451 लोगों की जान बचा चुके हैं। अभी तक हमने करीब 451 लोगों को लाइफ सेव किए और बाढ़ में भी, विषम परिस्थिति में, बाढ़ में अलग अलग टैर में फंसे हुए, डिफिकल्ट में, और ड्रोनिंग जैसा आए दिन जमशेदपुर में हर महीना में 2, 1, 3 घटना होते रहता है। और जमशेदपुर क्षेत्र में करीब 20-22 थाना है और सब में हमारा सेवा किया, सारा थाना में। जमशेदपुर ही नहीं, इसके अलावा दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी सेवा लेते हैं, जैसे हजारीबाग गया है, रांची कैबर गया है, चावासा, चांडेल,
आपका सरायकेला डिस्ट्रिक्ट चाईबासा। इसके लिए हम आज तक कोई चार्ज किसी से नहीं किए, कुछ नहीं, हमारा ये मुफ्त सेवा है। उनके लिए लोगों की सांसों की कीमत इतनी है कि हर पल मुस्तैद रहते हैं। सातों दिन 24 घंटे मुश्किल में फंसे लोगों की मदद के लिए फोन पर उपलब्ध रहते हैं और खबर मिलते ही अपने साजो सामान के साथ बिना एक पल गंवाए गाड़ी लेकर निकल जाते हैं ताकि एक पल भी किसी पर भारी न बीते। मजरूल इस काम के लिए पैसे नहीं लेते क्योंकि उन्हें लोगों की जिंदगियां बचाकर सुकून मिलता है, मानो उनकी अपनी सांसें लौटी हो। सिर्फ जिंदगियां बचाना ही नहीं, शवों को ढूंढकर उनके परिजनों को सौंपना भी वो अपना कर्तव्य समझते हैं। हालांकि शुरुआत में उनके इस जुनून से परिवार के लोग फिक्रमंद थे, लेकिन बाद में सबने उनकी हौसला अफजाई की। मुझे पहले तो बहुत डर लगता था कि ये जा रहे हैं, इतना रिस्क वाला काम है, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे हस्बैंड इतना हेल्पफुल है, इतना लोगों की हेल्प करते हैं, जान बचाते हैं, मदद करते हैं, और वो भी विदिन मतलब कुछ भी 1 रुपया भी किसी से नहीं लेते, ना कभी कोई चाय पीना, कुछ नहीं। बस वो सोचते हैं कि मैं जितना हेल्प कर सकूं लोगों की, मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए, वो बस यही करते हैं। मजरूल सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों और दूसरे राज्यों में आई बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में भी लोगों की जिंदगियां बचाने के मिशन से जुड़े। टाटा रिलीफ समिति के राहत और पुनर्वास कामों में भी सहयोग करते हैं। उनकी ये मुहिम लोगों के लिए मिसाल है। अनूप सिन्हा, जमशेदपुर, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में आप सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी यूपी के श्रावस्ती के बाढ़ की, क्योंकि हर साल श्रावस्ती, कुशीनगर, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी बाढ़ की विभीषिका झेलते हैं। इन जिलों में बहने वाली नदियों में जलस्तर कम हो जाता है, तब भी इन इलाकों में पानी का जमाव काफी दिनों तक रहता है, जिससे आम जनजीवन साल में काफी दिनों तक प्रभावित रहता है। श्रावस्ती के गांव का हाल देखिए। राप्ती नदी का कहर जारी है। नेपाल से आए पानी की वजह से गांव के गांव डूब गए हैं, लोगों के मवेशी बह गए हैं, घर ही नहीं स्कूल में भी पानी घुस गया है। कोई वेइंग मशीन बचाने की फिराक में है तो कोई पानी में घुसकर चारा ले जा रहा है। कोई अपने मवेशी को सुरक्षित बचाने की फिराक में है तो कोई अपने पालतू जानवरों की तलाश कर रहा है। न गांव में जाने लायक सड़क बची है और ना ही कोई इंतजाम। श्रावस्ती जिले के गांव की हालत कमोबेश यही है। बाढ़ का कहर झेलने वाले इन इलाकों के लिए भौगोलिक कारण ज्यादा जिम्मेदार है। श्रावस्ती और आसपास के जिले नेपाल की तलहटी में बसे हैं, जिसकी वजह से नेपाल का पानी तेजी से नीचे आता है, जिससे श्रावस्ती में राप्ती से कुशीनगर में गंडक नदी में अचानक जलस्तर बढ़ जाता है। नदियों में पानी बढ़ने से इन जिलों में बाढ़ का पानी बड़े इलाके में फैल जाता है। जब पानी यहाँ फैल जाता है तो निचले इलाके होने से पानी निकल नहीं पाता, इसलिए बाढ़ का पानी काफी दिनों तक यहाँ रहता है, जिससे कि आम जनजीवन प्रभावित रहता है। श्रावस्ती जिले की पहचान बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में होती है। इस बार भी नेपाल में काफी बारिश होने पर पानी छोड़ा गया। नेपाल के पानी छोड़ने से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया और पूरे जिले में पानी फैल गया। श्रावस्ती जिले में 28 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए, जिससे गांव वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हमने गांव वालों से बात की और उनसे उनकी परेशानी जानने की कोशिश की। ये जगह कौन सी है? चक्र भंडार हुसैन रोड। आप क्या कार्य करते हैं? राशन विक्रेता। राशन। ये मशीन लाद के ले जा रहे हैं, पैंट वैंट चढ़ा के। क्या पानी जिस हिसाब से बढ़ा है, ये ऐसी परेशानी कब से हो रही है आपको? परसों से है। परसों से? तो ऐसे ही पानी भर जाता है क्या हर साल? हर साल ऐसे ही पानी रहता है। तो आप लोग क्या करते हैं? कोई शासन व्यवस्था कुछ करती निकलने का कुछ सिस्टम? शासन व्यवस्था कोई ना है निकलने के लिए। हाँ, हम लोग यही पानी में है आए जाए थे सर, और का इसी में मजबूरी में निकलते हैं। हम मजबूरी में निकलते हैं। एक ही रास्ता है गांव का, और कोई रास्ता भी नहीं है। अभी तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा हो जाता है पानी हमेशा। ज्यादा जी। और फिर आप लोगों को ये पत्ते जानवर सब कैसे खिलाते पिलाते हैं? क्या करें, मजबूरी में लेके जाना पड़ता है इधर उधर से कैसे भी करके खिलाने के लिए। बस जिलाना है उनको, कैसे जानवर भूखे मर जाएंगे, कहाँ अच्छा रहेगा। जी। क्या व्यवस्था रहती है शासन प्रशासन की आप लोगों के लिए? प्रशासन अभी तो कुछ भी नहीं होता है अभी तक। अभी इस साल में समझो स्टेमर आया हुआ है यहाँ पे। हाँ, प्रधान जी की तरफ से आया है। बरसात होती तो हर साल ये व्यवस्था होती है, इस तरह का पानी आता होगा। सरकार क्या व्यवस्था करती है इसको निकालने के लिए या सहूलियत देने के लिए? सरकार की तरफ से मुझे लग रहा है कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, चूँकि पानी का अपना एक भाव है
नेपाल से जो पानी आता है उसकी वजह से बाढ़ की स्थितियां बनती है हमारे जिले में। लगभग हर साल की ये कहानी है और पानी धीरे धीरे अपने आप बलरामपुर। आप लोग कब तक ये स्कूल बंद रखते हैं इस बाढ़ के पानी से जो नेपाल छोड़ा गया? 2 दिन 3 दिन अमूमन मान के चलिए, 1 दिन भी हो जाता है, कभी कभी 2-3 दिन भी हो जाता है। वो तो पानी के निकलने के ऊपर निर्भर कर। बारिश होती रही लगातार? हाँ, लगातार बारिश होती है तो स्थितियां और भी गंभीर होती हैं, भयावह होती हैं। हमेशा का यही हाल है, कहीं नया नहीं। पहली बार नाई का व्यवस्था है, सब है, लेकिन निकलने जानवर देखने निकले। जंगल में महट में जावा जाते, गाय भैंस सब बह गई हैं, वही हेर निकला गया है, ढूंढे। अब टीवी देखना हो सकता है आपके लिए सस्ता। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल का लिए। खबर है कि चीन में माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तरों में अब एंड्रॉयड स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं होगा। कंपनी ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए। इसके तहत अब कंपनी के कामकाज में आईफोन का इस्तेमाल होगा। खुद माइक्रोसॉफ्ट अपने कर्मचारियों को नए आईफोन 15 उपलब्ध करवाएगी। हालांकि उसके कर्मचारी निजी तौर पर एंड्रॉयड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देश में अब टेलीविजन देखना सस्ता हो सकता है। दरअसल ट्राई ने नेटवर्क कैपेसिटी फी से राहत दे दी। संभावना है कि इसकी वजह से डीटीएच से ओटीटी प्लेटफॉर्म का माइग्रेशन रुक सकता है। अब डीटीएच ऑपरेटर्स विभिन्न क्षेत्रों, कस्टमर ग्रुप के आधार पर अलग अलग एनसीएफ यानी नेटवर्क कैपेसिटी फी चार्ज कर सकते हैं। साथ ही डिस्काउंट ऑफर में भी छूट दे दी गई है। खबर है कि एप्पल की आने वाली आईफोन 16 सीरीज में कई एडवांस फीचर मिल सकते हैं। चर्चा है कि आईफोन 16 प्रो में कैमरे के हार्डवेयर फीचर को अपग्रेड किया जा रहा है। इसमें 5x ऑप्टिकल और 25x डिजिटल जूम मिल सकता है। राहुल गांधी ने किया रायबरेली दौरा। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। इस सम्मान का नाम ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल है। वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद पीएम को सम्मान दिया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि ये सम्मान अकेले मोदी का नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सम्मान है। उन्होंने ये सम्मान देने के लिए रूस का भी आभार जताया। राष्ट्रपति पुतिन रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल वो लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि 100 रुपए किलो से ज्यादा दाल कहीं नहीं है। हालांकि विपक्षी दलों ने उनके इस बयान पर सवाल उठाए। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। त्रिपुरा के कॉलेजों में एड्स के मामलों में हड़कंप मच गया है। वहां 828 छात्र एचआईवी से पीड़ित मिले हैं। कहा जा रहा है कि रोजाना ऐसे 5 से 7 नए मामले सामने आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता से मुलाकात की। वहीं राहुल से मिलने के बाद शहीद कैप्टन की मां मंजू ने अग्निवीर योजना बंद करने की वकालत की। वहीं राहुल अपने रायबरेली दौरे में एम्स भी गए, जहां उन्होंने मरीजों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही वहां वो एक बच्ची के साथ लूडो भी खेलते दिखाई दिए। इस बीच रायबरेली से लौटते समय राहुल से कुछ किसानों ने भी मुलाकात की और अपनी समस्याएं गिनाई। एनआईए ने सेना और सुरक्षा बल पर हुए आतंकी हमलों की जांच शुरू कर दी। इसके लिए एनआईए की एक टीम कठुआ भी पहुंच गई। चीन के वुहान में एक ड्राइवरलेस कार ने एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी। इससे ये शख्स घायल हो गया। हालांकि कई लोग कार कंपनी का बचाव कर रहे हैं, क्योंकि हरी बत्ती होते ही कार चलने लगी, लेकिन पैदल यात्री नहीं रुका और सड़क पार करने के दौरान उसे ड्राइवरलेस कार से टक्कर लग गई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को लेकर शहबाज सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल अब वहां आईएसआई किसी का भी फोन टैप कर सकती है, यानी उसकी ताकत बढ़ गई है और वो सुरक्षा के नाम पर फोन कॉल और मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी। राहुल द्रविड़ की जगह अब गौतम गंभीर बने टीम इंडिया के नए कोच। खेल जगत से जुड़ी ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चले खेल चक्कर। गौतम गंभीर टीम इंडिया के मुख्य कोच बन गए। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इसका ऐलान किया। उन्होंने गंभीर को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि वो भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। गंभीर की कोचिंग में ही पिछले दिनों केकेआर टीम आईपीएल चैंपियन बनी थी। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को अब एक और सम्मान मिला। दरअसल बुमराह को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। उन्होंने हाल ही में खत्म हुए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं महिला क्रिकेटरों में ये सम्मान स्मृति मंधाना को मिला।
रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप जीतने को लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें उन्होंने कोच रहे राहुल द्रविड़ का शुक्रिया अदा किया। साथ ही रोहित ने इसी पोस्ट में बताया कि उनकी पत्नी द्रविड़ को वर्क वाइफ बुलाती हैं। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सम्मान किया। उन्हें घर के लिए जमीन और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। सिराज T20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में दिए जाने वाले पदकों का आईफिल टावर पर अनावरण किया गया। वहीं आयोजकों ने बताया कि ओलंपिक के दौरान विजेता रहने वाले खिलाड़ियों को मेडल के साथ साथ आईफिल टावर का स्मृति चिन्ह भी दिया जाएगा। टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने जर्मनी में चल रहे ATP चैलेंजर के दूसरे दौर में जगह बना ली। उन्होंने सिंगल्स में ब्राजील के फिलिप मेलिगेनी आल्वेज के खिलाफ आसान जीत हासिल की। नागल ने पहले दौर में 6-1 और 6-4 से बाजी मारी। टीम इंडिया के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ जल्द बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। खबर है कि उन्हें IPL टीम KKR ने कोच बनने का प्रस्ताव दिया है। तो इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।